हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए लाइबेरिया के कंटेनर जहाज को अरेस्ट करने का आदेश दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जहाज भी अरेस्ट किया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। दरअसल ये जो अरेस्ट है, ये एक विशेष प्रकार का अरेस्ट है, इसको कंडीशनल अरेस्ट कहते हैं। और ये किस आधार पर दिया गया? तो ये आदेश एक एडमिरल्टी शूट के आधार पर दिया गया। अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि एडमिरल्टी शूट क्या होता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि एडमिरल्टी शूट क्या होता है और किस आधार पर किसी अन्य देश के जहाज को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एडमिरल्टी शूट क्या होता है और भारत में कौन से वो समुद्री कानून हैं जिसके तहत यह गिरफ्तारी हो सकती है। घटना कुछ यूं है कि लाइबेरिया का एक जहाज था, वो मई 2025 में भारत के केरल के तट पर आता है और यहां पर डूब जाता है। और डूबने के बाद उससे कुछ ऐसे रिसाव होते हैं जिससे कि वहां पर पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, जिसके बाद फिर एक एडमिरल्टी शूट दायर किया जाता है और उसी के बाद कोर्ट के द्वारा उसको एक शर्तिया तौर पर जो गिरफ्तारी होती है, यानी कि कंडीशनल अरेस्ट है, उसके तौर पर एक दूसरे जहाज को रख लिया जाता है, उसी देश के उसी कंपनी का। अब सवाल यह है कि दुर्घटना किसी और जहाज के साथ हुई और दूसरे जहाज की गिरफ्तारी हो गई, ये क्या है? तो इस पूरे मामले को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं क्या है मामला। तो लाइबेरिया का जहाज क्यों हुआ गिरफ्तार, इसके साथ साथ क्या वो कानूनी प्रावधान है, वो सब स्पष्ट होगा आज के वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले घटना को देखते हैं, खबर को। तो 25 मई 2025 की यह घटना है जब केरल के तट पर वहां से 25 किलोमीटर दूर एक एमएससी एल्सा 3 नाम का एक कंटेनर जहाज था और वो क्या हुआ, समुद्र में डूब गया। अब केरल सरकार ने मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी से संबंधित ये जहाज था, उसके खिलाफ एक एडमिरल्टी सूट को दायर कर दिया। अब यहां पर लाइबेरिया कंटेनर जहाज जो एमएससी एक्विटेटा 2 है, इसको शर्ती गिरफ्तारी मिल जाती है, यानी कि इसी कंपनी का एक दूसरा जहाज और विजिंगम जो बंदरगाह है वहीं पर इसको कंडीशनल अरेस्ट में रखा गया है। तो सवाल उठता है कि सबसे पहले तो इस जहाज से नुकसान क्या हुआ। तो देखिए, इस जहाज में जो जहाज डूबा था, पहले उसकी बात करते हैं। तो डूबने वाले जहाज की अगर बात करेंगे, उस जहाज में 600 से अधिक कंटेनर रखे हुए थे और उस कंटेनर में ऐसे प्रदूषक तत्व थे जैसे कि कुछ प्लास्टिक के टुकड़े थे, कुछ ऐसे खतरनाक रसायन थे जो कि समुद्री जीवन के लिए खतरा थे, वहां आसपास के लोगों के लिए खतरा थे, उस समुद्री जो पानी था उसको प्रदूषित कर रहे थे। तो ऐसे में एमिनेंट जो ये दायर किया गया, अब आपके मन में दिमाग में बार बार ये बात आ रही होगी कि वास्तव में ये जो चीज दायर की जा रही है इसका मतलब क्या है। तो इसको हम समझेंगे। दरअसल इसका मतलब ये होता है, एडमिरल्टी सूट होता क्या है, तो एक समुद्री मुकदमा होता है, एक लीगल प्रोसीडिंग होती है, समुद्री मुकदमा होता है। ठीक उसी तरह से इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि रोड पर मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा हो और आपकी बाउंड्री में आके वो टक्कर मार देता है, तो आपको नुकसान होता है, तो आप क्या करेंगे, उसको उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे। इसी तरह से जब समुद्र में कोई दूसरे देश का जहाज आया और आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा नुकसान पहुंचाता है जो कि उस जगह पर रहने वाले पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहा है या वहां के लोगों को उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा है, तो उसके आधार पर एक समुद्री मुकदमा दायर करने की यह प्रक्रिया होती है जिसको एडमिरल्टी सूट कहा जाता है, जिसमें कि समुद्री क्षेत्र से हम कह सकते हैं जो भी नुकसान होता है उस क्षेत्र में उस अधिकार के तहत उस विवाद को निपटाने के लिए अदालत में दायर एक मामला होता है। अगर कोई भी विदेशी जहाज आता है, जाकर मछुआरों के जाल को ही मान लीजिए, वहां पर मछुआरे जाल लगाकर मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा दे, तो वो कोर्ट में एडमिरल्टी शूट के तहत मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो यही कुल मिलाकर यहां पर मामला हुआ और यह मुकदमा दायर करने के बाद यहां पर डिमांड की गई मुआवजे की, क्योंकि एक सिद्धांत होता है जिसको आगे और हम स्पष्ट करेंगे कि जिसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है वही मुआवजा भी देने का काम करेगा। अब देखिए क्या होता है एडमिरल्टी शूट, तो आप मोटा मोटी समझ ही गए हैं। तो एक कानूनी मामला होता है, लीगल प्रोसीडिंग होती है जो कि समुद्री कानून के आधार पर यह संचालित होता है। जैसे आप सामान्य रूप से जाते हैं, कहीं भी मुकदमा दायर करते हैं, तो समुद्र के क्षेत्र में किसी प्रकार का जो विवाद होता है उसके निपटान के लिए अब क्या क्या हो सकता है। तो कोई जहाज या उसकी गतिविधियां किसी को अगर नुकसान पहुंचाती हैं, जैसे मान लीजिए जहाज डूब गया, जहाज में बहुत सारी ऐसी नुकसानदायक चीजें थी जो वहां के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो एडमिरल्टी शूट के आधार पर आप मुकदमा दायर कर सकते हैं।
वहां से वहां के एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है, मछुआरों को नुकसान हो रहा है, किसी नाविक के वेतन संबंधी कोई डिस्प्यूट है, या किसी जहाज से किसी अन्य जहाज की टक्कर हो जाती है, तो इन सारे कंडीशन में आप अदालत में इसके आधार पर ही मुआवजे की डिमांड कर सकते हैं। इसी के आधार पर आप जो एडमिरल्टी शूट के आधार पर मुकदमा दायर करके और आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो ये एडमिरल्टी शूट होता है। अब भारत में समुद्री कानून की अगर बात कर लें तो पहले उस कानून को समझ लें जिसके आधार पर ये आपको जो मुआवजा है, जो कंपनसेशन है, वो मिलता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो पहले 2017 से पहले की स्थिति देखेंगे तो 2017 से पहले भारत में जो औपनिवेशिक कानून था वही चला रहा था। लेकिन चूंकि भारत में उसके बाद से समुद्री हम ट्रैफिक को कह लें, जैसे आप रोड पर ट्रैफिक जो होता है उसमें जब विस्तार होता है, जनसंख्या का विस्तार होता है, तो अलग अलग कानूनों में परिवर्तन होता है। तो वैसे ही अगर बंदरगाहों की संख्या के लिहाज से ही देख लें तो औपनिवेशिक काल में जो बंदरगाह थे उनकी तुलना में बहुत सारे नए बंदरगाह डेवलप हो गए। विशाखापत्तनम, पारादीप, मुंद्रा, इसके अलावा नावा शेवा, बहुत सारे नए बंदरगाह डेवलप हो गए। तो ऐसी दशा में जब बंदरगाहों का विस्तार हुआ तो इसकी भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि जो पुराना कानून चला रहा था उसमें भी सुधार किया जाए। तो भारत में 2017 में एक नया कानून लाया गया जो पहले के औपनिवेशिक कानून थे उनकी जगह। इसका नाम था द एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेम्स एक्ट 2017। अब इससे पहले जो औपनिवेशिक कानून चला आ रहा था उसमें अगर आप देखें तो एडमिरल्टी कोर्ट एक्ट 1861, कॉलोनियल कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी एक्ट 1890। अब सोचिए 1861 का कानून 1890 का कानून चला आ रहा था, फाइनली 2017 में एक नया कानून उसका जगह लेता है जो आप यहां पर देख सकते हैं। अब इस कानून में क्या हुआ, क्या नया प्रोविजन हुआ? तो पहले देखिए केवल मुंबई, चेन्नई और कोलकाता यही वो जगह थे, यहीं के हाई कोर्ट को इससे संबंधित जो भी समुद्री विवाद हो रहा था, जो पीछे आपको बताए गए, वो मामला सुनने का अधिकार था। लेकिन अब जब विस्तार हुआ, विशाखापत्तनम, पारादीप, मुंद्रा जैसे नए नए बंदरगाह बने, तो साथ साथ ये भी महसूस किया गया जब विस्तार हुआ तो न्याय में बहुत देरी होगी अगर केवल यही कोर्ट्स, इसी हाई कोर्ट्स में मामला सुना जाएगा। या हम कह सकते हैं कि जो खर्च है वो भी ज्यादा होगा, साथ साथ स्थानीय विशेषज्ञता की भी जरूरत पड़ती थी। तो इसलिए ये महसूस किया गया, तो नए कानून में ये प्रोविजन किया गया जो हाई कोर्ट्स थे जो कि ऐसे समुद्री विवादों को सुनेंगे, उसमें केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन हाई कोर्ट्स को भी समुद्री मामलों में जो मामले थे उनको सुनने का अधिकार दे दिया गया। अब देखें ये जितने भी आपके सामने ये नाम दिख रहे हैं, चाहे केरल, कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हो, ये सभी तटीय राज्य हैं। मुंबई की बात कर ले, महाराष्ट्र में स्थित है, वो तटीय राज्य है। चेन्नई की बात कर ले, तमिलनाडु, वो भी। कोलकाता, पश्चिम बंगाल, वो भी। केरल, कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी क्या है? तटीय राज्य हैं। और तटीय राज्य बेसिकली इसलिए भी यहाँ पर इनका विस्तार जब ज्यादा हो गया तो इनकी संख्या बढ़ाना यहाँ पर लाजमी था। ठीक वैसे ही आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी प्रदेश की जब आकार किसी प्रदेश का बड़ा होता है, जनसंख्या बड़ी होती है, तो हम हाईकोर्ट की बेंच क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो यहां भी समुद्री मामलों के विवादों को निपटाने के लिए जब नया कानून बना तो ये आवश्यकता महसूस की गई कि अब यहां भी हाईकोर्ट की संख्या इन विवादों और स्थानीय विशेषज्ञता को देखते हुए इनको बढ़ाने की जरूरत है। अब देखिए इसमें क्षेत्रीय सीमा क्या थी? तो आप जानते हैं जो टेरिटोरियल सी है वहां तक का मामला ये हाईकोर्ट सुन सकते हैं। टेरिटोरियल सी तो आप जानते ही होंगे कि जो 12 नॉटिकल मील तक की जो दूरी होती है उसके अंतर्गत अब यहां पर मामला सुना जा सकता है। तो इसी तरह से जब 12 नॉटिकल मील टेरिटोरियल सी, आप जानते हैं कि जिसको प्रादेशिक जल उसको कहा जाता है, यानी तट रेखा से लेकर जो बेस लाइन होती है वहां से लेकर 12 नॉटिकल मील तक का जो समुद्री क्षेत्र होता है वहां पर किसी भी देश की पूर्ण संप्रभुता होती है, तो उस देश के पूरे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहां पर वहां तक का जो एरिया है, टेरिटोरियल सी का जो एरिया है, क्षेत्रीय सीमा, वो ये हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि 12 नॉटिकल मील से फिर 24 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होता है वो कॉन्टिजियस जोन होता है, यानी वहां पर क्या हो सकता है? तो वहां पर वो देश सीमित नियंत्रण रखता है, पूरी तरह से वो संप्रभु नहीं होता है। जैसे सीमा सुरक्षा का काम वहां पर हो सकता है, कस्टम कर इत्यादि ये सब हो सकता है। और उसके भी बाद फिर क्या आता है? EEZ आता है, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र आता है जो कि 200 नॉटिकल मील तक चला जाता है। और वहां पर देश जो है वो प्राकृतिक संसाधनों जैसे मत्स्य हो गया, तेल हो गया, ये विशेष अधिकार किसी भी देश का वहां पर होता है। और उसके बाद का एरिया जो होता है वो हाई सी के अंतर्गत आता है, यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्र के अंतर्गत आता है, जिसमें कि 200 नॉटिकल मील से बाहर का वो क्षेत्र होता है जो किसी भी देश के लिए खुला होता है। तो ये विभाजन होता है। तो फिलहाल यहाँ पर इन हाई कोर्ट्स को केवल क्षेत्रीय सीमा यानी टेरिटोरियल सी तक ही अधिकार मिला है, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर और स्पष्ट इस चित्र में देखिए, टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल मील, फिर 24
मील तक आप देखेंगे कॉन्टिजियस जोन होता है और उसके बाद 200 तक EEZ होता है और उसके बाद हाई सी। तो फिलहाल इस एरिया तक बेस लाइन से लेकर यहां तक सुनवाई करने का अधिकार इन हाई कोर्ट्स को 2017 में जो नया बना नियम उसमें दिया गया। अब देखिए पर्यावरणीय क्षति पर कानूनी प्रावधान क्या है। अब पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंच रहा है तो उस पर कानूनी प्रावधान क्या है। उसी प्रावधान के तहत यहां पर जो कंपनी है उससे मुआवजा मांगा गया, तो उस प्रावधान को भी देख लीजिए। तो यहां पर एडमिरैलिटी एक्ट 2017 में एक धारा 4 है यानी सेक्शन 4 है और वो ये कहती है, हाईकोर्ट को ये अधिकार देती है कि अगर जहाजों से हुए किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंटल डैमेज हुए हैं यानी कि पर्यावरण को क्षति हुई है तो उससे संबंधित दावे को हाईकोर्ट सुन सकता है। और यहां पर हाईकोर्ट जो है वो अन्य कानूनों की भी यहां पर उसको मदद मिलेगी, जैसे कि अन्य संबंधित कानून कौन से हैं, तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का है, उसकी मदद लेगा। ये कैसे मददगार है, तो अगर कोई जहाज है उस जहाज से अगर तेल का रिसाव हो रहा है तो तेल के रिसाव होने के लिए जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार उस जहाज का मालिक होगा। ये कौन करता है, तो ये मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 इसके लिए कानूनी रूप से यहां पर प्रोविजन करता है। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कैसे कर रहा है व्यवस्था, तो सरकार को प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार देता है। यहां पर एक रूल होता है जिसको कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि प्रदूषक जो होगा वही भुगतान का सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान का सिद्धांत इसको कहते हैं। जो प्रदूषण फैला रहा है वही सफाई का खर्च भी देगा, यानी कि अगर किसी जहाज से तेल रिसाव हो रहा है तो उस जहाज के जो मालिक होंगे उन्हीं को माना जाएगा इसके लिए जिम्मेदार और उन्हीं से मुआवजा भी लिया जाएगा। इसीलिए यहां पर सशर्त एक दूसरे जो सिस्टर वेसल जो थी यानी कि उसी कंपनी की दूसरी जहाज को यहां पर सशर्त गिरफ्तारी उसकी की गई थी, यानी उसको अरेस्ट रखा गया था, कंडीशनल अरेस्ट में रखा गया था। यह माना गया था कि सिस्टर वेसल्स का मतलब उसी कंपनी का एक दूसरा जहाज डूबा जिसकी वजह से उसकी वजह से प्रदूषण फैला और उसी कंपनी के दूसरे जहाज को सशर्त गिरफ्तारी के तौर पर रखा गया, ये मानते हुए इसी सिद्धांत के आधार पर कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के आधार पर कि जिसने प्रदूषण फैलाया है उसी की जिम्मेदारी बनती है खर्च देने की, और तब तक उसको सशर्त अरेस्ट रखा गया है जब तक कि वो मुआवजा अदा न कर दे। और कोर्ट ने यह डिसीजन इसको माना और इसी के आधार पर यह बात वहां पर लागू भी हुई। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है जो कि पर्यावरणीय मुआवजे की सुनवाई करता है। अब यहां पर जो मुआवजे की डिमांड हो रही है उसकी सुनवाई कौन करेगा, तो एनजीटी करेगा। इसके लिए पहले भी एक मामला था, आप देख सकते हैं कि 2016 में एमवी राक नाम का एक जहाज था, ये अरेबियन सी में ये डूबा तो था अगस्त 2011 में ही, लेकिन ये भी मामला गया एनजीटी के पास गया। तो वहां पर यह कहा गया कि इस जहाज में भी बहुत सारा 60,000 टन इसमें कोयला लदा हुआ था, बहुत सारे रसायन थे, बहुत सारे उसमें फ्यूल थे, तो उसका रिसाव हुआ और मुंबई के आसपास काफी पर्यावरणीय क्षति हुई। तो ये भी मामला जब गया तो एनजीटी ने फिर 2016 में कहा कि एमवी राक जो जहाज है उसमें तेल रिसाव हुआ है, उससे नुकसान हुआ है पर्यावरण को, तो 100 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने लगाया था। तो फिलहाल यहाँ जो भी जुर्माना जो लगाया जा रहा है, पर्यावरणीय मुआवजे की जो बात हो रही है, उसका काम कौन करेगा, तो उसमें एनजीटी मदद करता है। तो ये सभी ऐसे सहायक कानून हैं जो कि फिलहाल एडमिरैलिटी एक्ट 2017 को सपोर्ट करते हैं, जिसके आधार पर इस पूरे मुआवजे की कार्रवाई को पूर्ण किया जाएगा। अब केरल सरकार ने जो एडमिरल्टी सूट दायर किया है वो इन्हीं के आधार पर किया है। केरल सरकार ने यह दावा किया है कि जो MSC एल्सा 3 जहाज है उसने तेल और रसायन का भारी मात्रा में रिसाव हुआ और इससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, मछुआरों को नुकसान पहुंचा, और सरकार ने अदालत से कहा कि MSC अकीटेटा 2 यानी कि जो दूसरा वाला जहाज था जो सिस्टर वेसल है, सिस्टर वेसल का मतलब कि एक ही कंपनी का, एक ही समूह, एक ही कंपनी का दूसरा जो जहाज है, वो तब तक अरेस्ट इसको रखा जाएगा जब तक कि वो 9,531 करोड़ रुपए जमा नहीं कर देते। तो इस तरह से केरल सरकार ने जो एडमिरैलिटी लॉ है उसी के तहत समुद्री प्रदूषण से संबंधित मुआवजा प्राप्त करने के लिए एक सही प्रक्रिया अपनाई है। तो ऐसी दशा में ये एक महत्वपूर्ण विषय था। आप समझ गए होंगे कि एडमिरैलिटी जो शूट होता है वो क्या होता है। ये वास्तव में एक समुद्री मुकदमा दायर करने की एक प्रोसीडिंग है, तो इसको आप समझ लें। और इसी के तहत केरल ने लाइबेरिया के इस जहाज पर ये मुआवजे की डिमांड रखी है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है दृष्टि एसएससी, और इसके तहत आपको फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, एग्जाम नोटिफिकेशन और स्ट्रेटजी वीडियोस भी मिलेंगी। इसके लिए आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में
दिया होगा एक लिंक और उसको आपको सब्सक्राइब करना होगा दृष्टि एसएससी को, और साथ ही 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके विस्तार से आप जानकारी भी ले सकते हैं। और अंत में बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और अभ्यास प्रश्न आपके सामने हम रखते हैं। एडमिरलिटी एक्ट की कौन सी धारा पर्यावरणीय नुकसान पर दावा करने की अनुमति देती है? धारा 2, 4, 6 या 9? तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। डरते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।